Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में. ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस का. देखिए ये जो टॉपिक है ना, इसमें मोस्टली हम डील करेंगे फॉर्मूलाज से. एक बार हमें फॉर्मूलाज पता चल गए, बस हम अब उसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है. जो भी फॉर्मूला हमारे सामने गिवन है उसको एक बार अच्छी जगह, जो भी आपके सामने स्क्रीन पे फॉर्मूलाज गिवन है उसको आप एक बार कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे सारे फॉर्मूलाज को. ठीक है, मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले से लिख के रखा है, वरना मैं लिखते रहता और आप भी साथ में लिखते तो उसमें काफी लंबा वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने लिख के रखा है. और अब आप क्या करेंगे, पहले पॉज करेंगे वीडियो को और यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज जो भी आपके सामने गिवन है उसको नोट करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. मतलब कि अब हम इंटीग्रेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, अब हमें सीखना है कि उन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से हम फिजिकली उसको इंप्लीमेंट कैसे करें और या फिर उसका एप्लीकेशन क्या है वो समझते हैं. ठीक है, पहला है लेंथ और पैरामीटर और रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स. मतलब कि क्या कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन मतलब कि क्या, वो किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा. अब उस कर्व का लेंथ अगर मुझे बताना है, लेंथ या पैरामीटर या रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स बताना है, वो ये तीनों चीजें एक ही होती है. ठीक है, लेंथ या पैरामीटर के ऊपर बात करें तो मुझे इन फॉर्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये है कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, देन लेंथ इज इक्वल टू a टू b 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर. ठीक है, इसका होल स्क्वायर फिर सबका होल स्क्वायर इंटू dx. इसका जब मैं न्यूमेरिकल लूंगा तो आपको ये एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अगर x और y दोनों फंक्शंस हैं किसके, टाइम t के, सपोज कोई और वेरिएबल है t के अगर फंक्शंस है x और y, उस केस में लेंथ क्या होगा, जो इंटीग्रेशन है लोअर लिमिट होगा t1, अपर लिमिट होगा t2, और जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर, और ओवरऑल इंटीग्रेशन पहले अंडर रूट होने के बाद ओवरऑल इंटीग्रेशन इंटू dt. ठीक है, नेक्स्ट इफ कर्व इज पोलर. पोलर का मतलब पहले समझते हैं. ठीक है, अगर अभी जो हम किससे डील करते हैं, dx dy dt. ठीक है, ये सब जो होता है ये एक्चुअल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है. ठीक है, जो आप EMT जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, और अभी हम जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें अच्छे से आप समझोगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स आखिर होता क्या है. तो अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं कि पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, तो देखो x इज इक्वल टू, अगर हम जहां पे भी x है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उसको रिप्लेस कर दे r sin थीटा से, r sin थीटा से, y को रिप्लेस कर दे, सॉरी ये हो गया r cos थीटा, r cos थीटा, और ये हो गया r sin थीटा. अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं r cos थीटा से, y को रिप्लेस कर दूं r sin थीटा से, और जो dx dy है उसको रिप्लेस कर दूं r dr एंड d थीटा. ठीक है, अगर मैं ये ऑपरेशन लगा देता हूं तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में पहुंच जाऊंगा. ठीक है, और मुझे कैसा बोल रहा है, तो अब ये हो गया हमारा कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट जाने का तरीका. तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास कार्टेशियन x और y गिवन है और अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट में जाना है तो आपको क्या करना है, बस x को r cos थीटा में कन्वर्ट करना है और y को r sin थीटा से सब्स्टिट्यूट करना है, dx को dx dy को सब्स्टिट्यूट कर देना है r dr d थीटा से. ठीक है, r क्या है, आपका रेडियस है, थीटा क्या है, आपका एंगल है. ठीक है, थीटा आपका एंगल है. अब जो यहाँ पे फंक्शन ऑफ r जो है फंक्शन ऑफ f थीटा है. मतलब कि अगर मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं, ये देखो, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं, ये यहां पे r और ये r कांस्टेंट है.
राइट। ये जो रेडियस है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। और ये फंक्शन देखो यहां से यहां वेरी कर रहा है, यहां से यहां वेरी कर रहा है। डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो कांस्टेंट है, मतलब कि आर एज इट इज है, पर जो हमारा थीटा है वो वेरी कर रहा है। मतलब कि देखो यहां से पहले जब यहां पे था ये पॉइंट से जब मैं ट्रेस कर रहा हूं तो ये ओरिजिन से थीटा 1 एंगल में है, और ये जो पॉइंट है ये किस एंगल में है, थीटा 2 एंगल में है, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि r इज अ फंक्शन ऑफ एफ थीटा। अब इस केस में हमारा जो इंटीग्रेशन होगा, लोअर लिमिट कहां होगा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, और फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट डी थीटा, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो अब ना हमको ये डिस्कस करना है, इसके एक ही 2 क्वेश्चन देखेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक ना गेट में इससे लेस क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है, लेस क्वेश्चंस, काफी कम क्वेश्चंस देखे गए हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड होता है एक्चुअल, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और दूसरा कि इसका इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए यहां से हमको कम क्वेश्चन देखने गए हैं। अब अगर हम चलेंगे एरिया के ऊपर बात करेंगे, वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे, सरफेस एरिया के ऊपर बात करेंगे, वहां से हमको क्वेश्चन कुछ अच्छे दिखे गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले एरिया और क्वाड्रेचर ऑफ कर्व के, ठीक है। अभी तक हम किसके बारे में बात किए, लेंथ के बारे में बात किए, अब हम किसके बारे में बात करने वाले, एरिया के बारे में, ठीक है, राइट। तो पहला लिखता हूं मैं एरिया के बारे में। एरिया, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, ये तो देख रहे हो आप, एरिया इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल किसका, देखो एस का मतलब क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल। मैंने आपको डबल इंटीग्रल से स्टार्टिंग में बताया था कि डबल इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, और जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल बोलते हैं, राइट। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो बेसिक डेफिनेशन जो होगा आपका, अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करते हो किसके साथ, dx dy का, ठीक है, मतलब बेसिक डबल इंटीग्रेशन करते हो ऑफ 1, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। अगर यहां पे कोई फंक्शन होता तो आपको क्या मिलने वाला था, वॉल्यूम मिलने वाला था, पर मैं अभी क्या बात कर रहा हूं, एरिया की, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल दोनों क्या देते हैं, वॉल्यूम देते हैं। बस जो डबल इंटीग्रल होता है वो आपके एरियाज को ऐड करता है, और जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वो आपके क्यूब्स को ऐड करते आता है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट याद रखेंगे कि कभी भी आपको एरिया या सरफेस इंटीग्रल की बात करनी हो तो आप क्या करने वाले हैं, यहां पे 1 का इंटीग्रेशन करने वाले हैं dx dy के, ठीक है। 1 के अलावा कुछ और रहेगा, 1 के अलावा कुछ और रहेगा तो वो एरिया नहीं देगा, ठीक है, वो एरिया नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ 1 अगर यहां पे रहता है तभी dx dy करते हैं, तब हमें मिलेगा एरिया। अगर मान लो अब y जो है फंक्शन ऑफ x है, मतलब कि एक कर्व आ गया मेरे पास, कर्व आ गया, उसमें क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, देन अब देखो यहां पे ये जो था एरिया, अब मैं क्या करने वाला हूं, dy से अगर इसको इंटीग्रेट किया, dy से इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आने वाला है, एक इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा और मेरे पास आएगा, अगर मैं देखो इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो dy के टर्म्स में इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, यहां पे y आएगा, y मतलब कि क्या, f ऑफ x, तो यहां पे f ऑफ x dx इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये हो गया आपका एरिया। तो अब देखो पहले तो क्या बोला मैं कि अगर 1 इंटीग्रल मतलब 1 है, यहां पे 1 है और dx dy कर रहे हो, तब आपका क्या किसके इक्वल होगा, ये एरिया के इक्वल होगा। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x है, मतलब कि आपके पास कोई कर्व गिवन है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। y dy के टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा, y क्या है, f ऑफ x के इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है, मतलब कि क्या आपके पास क्या बचा, एरिया इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x हुआ। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट क्लास था आपका इंटीग्रल कैलकुलस का, उसमें बोला था मैंने कि सिंगल इंटीग्रल में किसी भी फंक्शन का एरिया किससे मिलता है, हमको इंटीग्रेशन से मिलता है, और स्लोप ऑफ द लाइन मतलब ये कौन सा लाइन, टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व, किससे मिलता है, डिफरेंशिएशन से। वो इसलिए बोला था मैंने कि इसी एप्लीकेशन वाले पॉइंट से। तो देखिए आपने कैसे लास्ट और फर्स्ट पॉइंट को यहां पे जोड़ दिया। पहले मैंने क्या बोला कि अगर इंटीग्रेशन होता है किसका, 1 का,
dx dy से, तो मुझे मिलेगा एरिया। अब अगर y किसका हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया, तब मैं अगर सिंगल इंटीग्रल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं पोलर फॉर्म की बात करनी हो मुझे, ठीक है, पोलर फॉर्म की बात करनी हो तो मैं क्या करूंगा, यहां पे dx dy, अभी मैंने जस्ट लिखा था dx dy जो होगा वो किससे रिप्लेस होने वाला है, r dr d थीटा से। तो अगर मैं पोलर फॉर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, एरिया इन पोलर फॉर्म, राइट, इसकी बात कर रहा हूं। तो dx dy को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, इससे रिप्लेस करता हूं, दूसरा पेन से यूज करता हूं। एरिया क्या हो गया हमारा, डबल इंटीग्रेशन एस आर डी आर डी थीटा, करेक्ट। dx dy को रिप्लेस कर दिया, 1 का एज इट इज रहा। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं r dr को, तो मेरे पास क्या आने वाला है, r स्क्वायर बाय 2 डी थीटा, ठीक है, एरिया, करेक्ट। अब इफ r इज अ फंक्शन ऑफ f थीटा, जैसा कि हमने लेंथ वाले में देखा था, इफ r इज अ फंक्शन ऑफ f थीटा, देन उस केस में क्या होगा कि अगर मैं यहां पे देखो एरिया क्या आने वाला है, एरिया आने वाला है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ थीटा, ठीक है, आर की जगह में क्या लिखा, एफ थीटा का स्क्वायर डी थीटा, और थीटा कहां से वेरी करेगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक वेरी कर रहा है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास दूसरा एरिया का। तो यहां पे हमने बात कर लिया अभी लेंथ का, कि लेंथ ऑफ कर्व हम कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने क्या बात किया कि एरिया का अगर किसी भी एरिया निकालना है, सिंपल एरिया निकालना है तो dx dy करना पड़ेगा। फंक्शन के एरिया निकालना है तो एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया निकल जाएगा। फंक्शन अगर पोलर कोऑर्डिनेट में है, मतलब कि पोलर फॉर्म में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 एफ थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, और थीटा कहां से वेरी करेगा, थीटा 1 से थीटा 2। तो ये हो गया आपका एरिया का बात। ये सब चीज को जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर आपका टास्क क्या है कि आप इस सब को बहुत ही अच्छे फॉर्म में नोट करते जाएंगे, नोट्स प्रॉपर बनाते जाएंगे, और फिर न्यूमेरिकल में अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, क्या लेंथ हो गया, एरिया हो गया, अब क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। अब चलते हैं वॉल्यूम की ओर। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बारे में, ठीक है। एरिया हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, अब वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम जैसे कि मैंने सरफेस के लिए बोला था, ठीक है, मतलब कि एरिया के लिए जैसे बोला था, वैसे ही वॉल्यूम के लिए आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, ठीक है। 3 टाइम वॉल्यूम इंटीग्रल किया किसका, 1 का, तो dx dy dz, तो ये क्या देगा हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, करेक्ट। ये जैसे सेम हुआ कैसा, हम जब अभी जो एरिया के लिए देखे थे, एरिया में क्या होता है, 1 का डबल इंटीग्रेशन कर रहे थे, हमें क्या मिल रहा था, एरिया मिल रहा था, एरिया ऑफ सरफेस। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बात कर रहे हैं तो 1 का अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन करता हूं मैं dx dy dz के टर्म्स में, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। वैसे ही अगर इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, देन अगर z है फंक्शन ऑफ x एंड y, तो मैं z के टर्म्स में अगर इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास वॉल्यूम क्या आने वाला है, मेरे पास वॉल्यूम आने वाला है, यहां पे क्या आएगा, z आएगा, dz के टर्म्स में इंटीग्रेट करूंगा 1 का, तो z आएगा, z किसके इक्वल है, f ऑफ x y के इक्वल है, ठीक है। और बचा क्या, dx dy। तो यहां पे क्या हो गया, वॉल्यूम से सरफेस इंटीग्रल हो गया, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था, इसीलिए मैंने बोला था कि डबल इंटीग्रेशन आपका एक्चुअल में क्या देता है, किसी भी फंक्शन का डबल इंटीग्रेशन हमें देता है उसका वॉल्यूम, उस फंक्शन का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या था, वॉल्यूम एज अ डबल इंटीग्रल, ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रल 1 का मुझे देगा वॉल्यूम, डबल इंटीग्रल 1 का मुझे देगा एरिया, सिंगल इंटीग्रल फंक्शन का मुझे देगा एरिया, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला टॉपिक, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ना। तो ये तो अभी तक बेसिक था, लेंथ का सिंपल फॉर्मूला था, एरिया का हमने डिस्कस किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बात किया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कि क्या, देखो यहां पे मैं ना आपके लिए एक फंक्शन लेता हूं, राइट, दो फंक्शन लेता हूं, वाई एक्सेस एक्सेस, ठीक है, यहां पे भी बना देता हूं, राइट। अब देखो मैं एक कर्व लेने वाला हूं, कर्व लेने वाला हूं, ऐसा, और दूसरा कर्व लेने वाला हूं ऐसा। कर्व क्या है एक्चुअल में, मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कि ये गिवन है मेरे पास, ठीक है। दोनों प्लॉट में मैंने क्या किया, फंक्शन बना दिया, मतलब y बनाया फंक्शन ऑफ x का, मतलब कि एक कर्व प्लॉट कर दिया दोनों में, राइट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर कि कर्व बना दिया, बस सिंपल सा। अब अगर मैं पहला प्लॉट देख रहा हूं, पहला प्लॉट देख रहा हूं, तो इस x एक्सिस में, इस पॉइंट में देखो, ये पॉइंट अगर a है, ये पॉइंट b है, तो इस कर्व के कारण कुछ एरिया प्लॉट ट्रेस होगा, ठीक है। बेसिक नॉलेज पता है भाई कि कर्व का एरिया होगा, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो पता है ये क्या है, एरिया ऑफ द कर्व, ठीक है, राइट। दिस इज द एरिया बाउंडेड द कर्व, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, क्लियर, ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अब अगर मैं इस कर्व को, इस कर्व के एरिया को, इस कर्व के एरिया को अगर मैं इस y एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस कर्व के एरिया को इस y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दूं, ठीक है, मतलब कि सिंपल सा प्लॉट किया मैंने, एक प्लॉट किया किसको, फंक्शन को, फंक्शन मतलब कि क्या, एक कर्व को प्लॉट किया, उस कर्व का कुछ एरिया था, मतलब कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b था, एरिया आ गया। अब उस एरिया को मैं अबाउट x एक्सिस रिवॉल्व कर रहा हूं, रिवॉल्व कर दूं, अगर रिवॉल्व कर दूं, ठीक है, रिवॉल्व कर दूं, पूरा घुमा दूं, तो रिवॉल्व करने के बाद जो वॉल्यूम बनेगा ड्यू टू रिवॉल्यूशन, उसका बात करने वाले हैं हम अभी। मतलब कि देखो, ये देखो, एक पेन है, राइट, पेन है। अब मैं इस पेन को, मतलब इसको मान लो कि इस पेन का कुछ एरिया है, इस पेन का कुछ एरिया है, और इसको मैं रिवॉल्व कर रहा हूं, अगर ये देखो रिवॉल्व कर रहा हूं अगर फास्ट एकदम, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो पेन का एरिया है, ये एक्चुअल में कौन सा सरफेस बना रहा है, क्यूब, कोन, सॉरी कोन की तरह बना रहा है कि नहीं। आप आइसक्रीम खाते हो तो ये कोन ऐसे नहीं बन रहा है, ये देखो, अगर आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं, ये कोन बन रहा है, राइट। मतलब कि एक इसको अगर मैं फास्ट मूव करूं, फास्ट मूव करने से ये जो पेन स्ट्रेट लाइन जो है उसको अगर फास्ट मूव करता हूं ऐसे में, उसका एंड पॉइंट को फिक्स रख के, तो ये मेरे पास कोन बन रहा है, राइट। वैसे ही अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं ग्लास लूं, ग्लास को अगर मैं तेज घुमा दूं सरफेस में, तेज घुमा दूं सरफेस में, तो ग्लास जब घूमता है तेज तेज, तो वो मुझे स्फीयर की तरह दिखने लग जाता है, स्फीयर की तरह दिखता है, राइट। तो थोड़ा सा फील आ रहा है हमको कि अगर एक एरिया है, सरफेस है, उसको अगर मैं फास्ट घुमा रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, एक वॉल्यूम जनरेटेड होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब यहां पे किसका है, वॉल्यूम ऑफ कोन है। वैसे ही अगर ग्लास घुमा दूं तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिलेगा। मतलब कि वो है नहीं एक्चुअल में स्फीयर, पर रिवॉल्यूशन के कारण आपको ऐसा वो कर फील आ रहा है। आप ऊपर देख रहे हो, आपके सर के ऊपर एक फैन होगा, फैन देखिएगा, ब्लेड जो घूम रहे हैं उसके कारण आपको क्या दिख रहा है, वो एक एरिया बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, वो एरिया है। अगर वो फैन, ठीक है, मान लीजिए वो फैन आपका पूरे तरीके से घूमता है एकदम फास्ट फास्ट फास्ट, तो वो स्फीयर भी बना सकता था, राइट। पर वो आपका एक ही एरिया में ऐसे ऊपर ऊपर नीचे घूम रहा है, इसलिए वो एक सिर्फ सिंपल सा एरिया बना रहा है, राइट। तो आपको ये फील करना है कि अगर ये एरिया रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां पे जैसे मैं अगर ट्रेस करूं इसको, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, देखो,
राइट, ऐसा कुछ बन रहा है मेरे को तो दिख रहा है, ठीक है। ये जो एरिया था इसको मैंने क्या किया, घुमा दिया जो, तो अगर घुमाता हूं मैं टेस्ट तो मेरे पास ये सॉलिड बनेगा जिसका मुझे वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना है। वैसे ही अगर मैं यहां पे देख रहा हूं ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये फंक्शन यहां पे a से b तक कर रहा है, y इज इक्वल टू a से b तक वेरी कर रहा है, y इज इक्वल टू a से b तक वेरी कर रहा है, और इसका एरिया जो है ये एरिया, इस एरिया को अगर मैं अबाउट y एक्सिस घुमा दूं, मतलब कि क्या, अभी इस एरिया को मैंने अबाउट x एक्सिस घुमाया, इस एरिया को अगर मैं अबाउट y एक्सिस घुमा दूं तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसकी, मतलब वो जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसी को हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन। उसी को हम निकालने का एक फॉर्मूला याद करेंगे जो हमारा गेट में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे देखो ये कुछ ऐसा बनेगा जो मैंने आपको अभी कोन का एग्जांपल दिया, राइट। ये देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, एक एरिया था सिंपल सा, उसको अगर तेज तेज घुमाओगे तो ये पूरा ऐसा एक सरफेस ले लेगा, ये भी क्या लेगा, एक सरफेस ले लेगा। ये देखो राइट, कोन बन रहा है कि नहीं, आइसक्रीम का कोन बन जा रहा है, राइट। तो वैसे ही अब अगर मुझे इसका पूरा एरिया बताना है, सॉरी वॉल्यूम बताना है, तो उसके लिए हम अब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो पहला फॉर्मूला आपका होने वाला है वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन से। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इंटरेस्टिंग भी है ये, ठीक है। आपको लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के बारे में पता हो गया। अब ये था वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन का, जिसमें पहला बात आप करने वाले हो, ठीक है, इफ द एरिया, सॉरी इसको मैं लिखता हूं, द वॉल्यूम generated by the revolution, ठीक है, रिवॉल्व किया ना, रिवॉल्यूशन ऑफ द एरिया, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एरिया बाउंडेड, किससे बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to f of x and the volume generated by the revolution of area bounded by the curve y is equal to and x axis about x axis from x is equal to a to x is equal to b, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या लिखा, the volume generated by the revolution of area bounded by the curve y is equal to f of x about x axis के about revolve करने से from x is equal to a to x of b revolve करता हूं उस एरिया को, तो जो मेरा फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम का वो क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन ऑफ पाई वाई स्क्वायर dx फ्रॉम a to b, पाई वाई स्क्वायर dx फ्रॉम a to b, ठीक है। अब अगर इफ, यहां पर लिखता हूं, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ t, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है, t का फंक्शन है अगर वो, देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b पाई वाई स्क्वायर dx बाई dt, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये किसका हुआ, फर्स्ट वाले प्लॉट का, फिगर 1 का, ठीक है। ये सारा बात हुआ फिगर 1 का। बात, और ये होगा, अब बात करेंगे हम फिगर 2 का, ठीक है। फिगर 1 का देख लिया हमने, अब फिगर 2 के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द
बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबाउट y एक्सिस। ठीक है, यहां पे क्या आने वाला है y एक्सिस। तो आप क्या करेंगे, फिर से इस चीज को लिखेंगे, यहां पे बस x की जगह y को रिमूव कर देंगे और फ्रॉम y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b इज वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dy। नेक्स्ट, इफ x इज अ फंक्शन ऑफ t, अगर यहां पे x हो गया फंक्शन ऑफ t, x हो जा रहा है यहां पे फंक्शन ऑफ t, देन यहां पे क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dy बाय dt। राइट, तो देखा आपने, मतलब कि अगर मैं अबाउट x एक्सिस रिवॉल्व करता हूं तो यहां पे क्या आ रहा था, dx आ रहा था। अबाउट y एक्सिस रिवॉल्व करता हूं तो यहां पे क्या आ रहा था, y आ रहा था। ठीक है, तो जिसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे वही चीज वेरी होगा, कहां से कहां, a टू b। ठीक है, तो ये था क्या, वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन, कि मतलब कि अगर किसी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को, अगर मैं जो एरिया बाउंडेड है उसको अगर मैं रिवॉल्व करूं तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। राइट, तो उसका फॉर्मूला डिस्कस किया। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, सरफेस एरिया। फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ द कर्व। तो ये हमारा फिफ्थ टॉपिक जो है सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम जनरेटेड ड्यू टू रिवॉल्यूशन बात कर लिया। अब जो वॉल्यूम जनरेट हुआ, जैसे मान लीजिए एरिया के कारण, रिवॉल्यूशन के कारण, ठीक है, पहले हमने क्या बात किया, वॉल्यूम के बारे में। अब जो जनरेट हुआ है सॉलिड, उसका वॉल्यूम के बारे में बात किया। अब क्या बोल रहा हूं मैं, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब कि क्या, अभी क्या था, पहले हमने बात किया कोन के वॉल्यूम के बारे में, अब हमने बात किया सरफेस एरिया ऑफ द कोन के बारे में। ठीक है, तो उसका यहां से भी हमें कम क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, तो जहां से भी कम क्वेश्चंस देखे गए हैं उसके लिए हमें क्या करना है, बस हमें फॉर्मूला लिखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब कि क्या, जहां से कम क्वेश्चन देखे गए हैं वहां पे हमको बस उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेना चाहिए, छोटे मोटे जो आए हुए हैं उसको फॉर्मूला लगा के अप्लाई करके देख लेना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये बताऊं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक तो लेंथ वाला जो पहला टॉपिक था उसके ऊपर मैंने बोला और दूसरा सरफेस एरिया वाला। यहां दोनों फॉर्मूला बेस्ड मैंने बात की, दोनों से ही कम क्वेश्चन देखे गए हैं। रिवॉल्यूशन, वॉल्यूम और एरिया, इनमें से थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देखे गए हैं, पर ये दोनों से, ठीक है, सरफेस एरिया वाला और कौन सा, अपना फर्स्ट वाला लेंथ वाला, वहां से कम क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इसलिए आप सिर्फ फॉर्मूला नोट करेंगे, जब भी आप टेस्ट सीरीज देंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कॉपी खोलेंगे, उस फॉर्मूला से अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, फॉर्मूला अप्लाई करके ट्राई करेंगे और सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे, उससे बाहर आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। इवन इस क्वेश्चन के ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांस काफी कम है। ठीक है, तो हमें बस फॉर्मूला प्रिपेयर करना है और अप्लाई करके सीख लेना है। राइट, तो इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हुए हम चलेंगे अब डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स की ओर। चलिए, कंसिडर द ट्रायंगल रीजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द ट्रायंगुलर रीजन P, ये रीजन है शोन इन द फिगर, देन व्हाट इज एक्स वाई dx dy। ठीक है, मतलब कि ये जो रीजन दिया हुआ है, डबल इंटीग्रेशन कर रहा है एक्स वाई। ठीक है, ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, करेक्ट, f ऑफ एक्स वाई है, dx dy। राइट, रीजन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, मतलब कि क्या, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये दिया होता, सपोज, यहां पर लिखता हूं मैं सपोज, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो dx dy ऐसा दिया होता, dx dy ऐसा दिया होता क्वेश्चन में और p रीजन दिया होता, मतलब रीजन p के क्रॉस dx dy करना होता, तो हमारा आंसर क्या होने वाला होता, सिंपल सा, इस रीजन का एरिया, क्योंकि आपको पता है कि 1 का, आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स गिव्स अस द एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन, तो इसका एरिया क्या होने वाला था, इसका एरिया होने वाला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ट्रायंगल है तो कितना होता, 1, तो आंसर आता 1, जो कि हमारा ऑप्शंस में गिवन है, ऑप्शंस में गिवन है, पर ये गेट वाले हमें फंसाने के लिए किए हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक्चुअली क्या गिवन है, एक्स वाई dx dy का,
इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। तो जिसका कॉन्सेप्ट वीक होगा वो क्या करेगा, डी ऑप्शन को मार्क करके आ जाएगा, सिंपल सा रीजन का एरिया को निकाल देगा, जो कि आंसर गलत होगा। पर हमें क्या करना है, फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो फंक्शन के इंटीग्रेशन में आपको पता होना चाहिए कि हमें वॉल्यूम मिलने वाला है और हम क्या करने वाले हैं, पूरा इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अब हम, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स वाई डी एक्स डी वाई। सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन में जैसे ही इंटीग्रेशन करना है, पी रीजन का आपको डिसाइड करना होगा लिमिट्स कि dx कहां से कहां वेरी कर रहा है। आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, पहले स्ट्रिप डिसाइड करेंगे, स्ट्रिप डिसाइड करेंगे, ठीक है। रीजन को स्कैन करने के लिए स्ट्रिप डिसाइड करोगे। मैंने आपको बताया था ना स्कैन कैसे होता है, या तो वर्टिकल स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली मूव करता है, या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकली मूव करता है और एरिया को स्कैन करता है। तो उस हिसाब से अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं तो मेरा x कहां से कहां वेरी होगा, x वेरी होगा, x मेरा वेरी होगा 0 से 2, ठीक है। x वेरी होगा 0 से 2। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे डी वाई डी एक्स कर देता हूं पहले, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं तो डी वाई डी एक्स होगा। और y कहां से कहां वेरी कर रहा है, y वेरी कर रहा है y इज इक्वल टू 0 से लेके अपना ये कौन सी, पहले अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, देखो ये पॉइंट क्या है, यहां पे इस पॉइंट का वैल्यू है 0,1, ठीक है। इस पॉइंट का वैल्यू क्या है 2,0, ठीक है। दो पॉइंट्स मिलकर आप अपने कॉपी में लिखेंगे एक नोट करके, ठीक है, नोट। और प्रॉमिस करेंगे कि कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना हो, कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना हो तो यू विल यूज 2 पॉइंट्स। जब मुझे मेरे सर ने पढ़ाया था तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस करवाया था, पूरे क्लास को बोला था कि आप प्रॉमिस करेंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन हमेशा आप 2 पॉइंट्स का यूज करते हुए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे, कि आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। 2 पॉइंट्स है मेरे पास, अगर मैं पहला पॉइंट लेता हूं, यहां पे x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू 1 है, मतलब कि क्या 1 रखा 0 रखा तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। x को 0 पुट किया तो क्या हो गया, c इज इक्वल टू 1 आ गया। सेकेंड पॉइंट यूज कर रहा हूं 2,0, मतलब कि 0 2m प्लस c की वैल्यू क्या है 1, करेक्ट। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई -1/2, करेक्ट। तो मतलब कि क्या, इस लाइन का इक्वेशन क्या आने वाला है 1 - 1/2 x प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपने क्या देखा कि फॉर कैलकुलेटिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन यू विल ऑलवेज यूज द 2 पॉइंट्स टू सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ c एंड m, ठीक है। मतलब कि 2 पॉइंट्स लिया, c और m की वैल्यू निकाली, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगा। अगर आप कोई और मेथड से जाते हो तो डेफिनेटली आप या तो c के निकालते समय या तो m निकालते समय कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे, पर इससे कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे और डायरेक्टली आंसर आएगा। तो ये प्रॉमिस आप करेंगे मुझसे कि आप जो कभी भी इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे आप हमेशा 2 पॉइंट्स से नहीं, अगर आपको पता है 2 पॉइंट्स तो उसको डायरेक्टली इक्वेशन में रखेंगे, c और m निकालेंगे और आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गया, यहां पे c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1 - x/2, राइट। अब ये कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से लेके 1 - x/2, करेक्ट। अब तो क्या करना है, सिंपल से इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आ रहा है मेरे पास i इज इक्वल टू 0 से 2 x dy के टर्म्स में करूंगा तो y²/2 0 से 1 - x/2 एंड dx, राइट। तो अब मैं इसको अगर यहां पे सॉल्व करता हूं, ठीक है, आगे का तो आप खुद से कर सकते हो, आप करो सॉल्व साइड बाय साइड, काफी इजी होने वाला है अब तो। ठीक है, तो मैं i इज इक्वल टू 0 से 2 x y², ठीक है। तो y², पहले 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा, 1 - x², x बाई y²/2, ये हो गया x², 1 - x/2
का होल स्क्वायर dx, राइट। इसी को करना है, तो इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो 1/2 0 से 2, ठीक है, x इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 से 2 x प्लस एक्स क्यूब बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। अब बस इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 4 बाय 16 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 से 0 से 2 तक, राइट। तो अब मैं 2 की वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 टू द पावर 4 दैट इज 1 माइनस 8/3, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/6। हो गया सॉल्व, इजी, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। गेट में आया हुआ क्वेश्चन, राइट। तो पहले क्या किया, हमें क्वेश्चन देखा, रीजन गिवन था, रीजन का हमें क्या करना नहीं कर रहा था, एरिया डायरेक्टली नहीं निकाला था, हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था फंक्शन का। आपको याद होना चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तभी आपके पास एरिया का रीजन आएगा, पर जब तक कि एरिया की रीजन की बात नहीं की जा रही है, यहां पे जबकि x फंक्शन ऑफ f ऑफ x y है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हमने किया था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में सीखा था। स्ट्रिप कंसीडर करना है, लिमिट्स डिसाइड करना है, लिमिट्स डिसाइड करने के बाद सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। और इसमें आपने क्या एक और नया चीज सीखा कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहां पर मैं लिख देता हूं यूज टू पॉइंट्स टू फाइंड C and M2 and get equation of line, ठीक है। ये तो आप ये प्रॉमिस किए मुझसे कि आप हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। कुछ वो सब नहीं यूज करना है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वो सब में नहीं जाना है। x और y की वैल्यू आपको पता है, 2 पॉइंट्स है, उसको लिखिए, सेटिस्फाई हो जाएगा, C और M मिल जाएगा, आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन साथ में करेंगे, इससे एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार गेट में देखे गए हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे आप, राइट। क्या चीज, द एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व्स, द एरिया enclosed between the curves y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay is given as 16a square by 3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन दिखता है, तो हमारा ऐसा 2 कर्व्स दिखते हैं, तो उनके बीच का एरिया जो इंक्लोज होता है वो गिवन होता है 16a स्क्वायर बाय 3 से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ पे 4ax, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर 4ay, तो a की वैल्यू 1 है, मतलब कि इन दोनों के बीच का एरिया जो बाउंडेड होगा वो 16a स्क्वायर बाय 3 के हिसाब से a हो गया 1, तो ये आ जाएगा 16/3, ठीक है। तो एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, देखो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं प्लॉट करता हूं, ठीक है, इसको देखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म को, ये हमारा 11th 12th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, राइट। अब देखो
अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को प्लॉट कर रहा हूं तो कैसा होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये आगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई के लिए दोनों ही वैल्यूज को वाई की पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमारा जो एक्स का रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। वैसे ही आपका एक्स स्क्वायर 4ay वो कैसे होने वाला है? नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स दोनों के लिए ही ये, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या हो गया आपका? ये कर्व आ गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, ऐसा। तो आपने देख लिया कि कर्व हो रहे हैं इंटरसेक्ट, राइट। तो यहां पे इस पॉइंट को अगर मैं देखूं, ये हो गया ओरिजिन, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा इसको आपको कैसे निकालना होगा? इंटरसेक्शन, मतलब कि सॉल्व करके। मतलब कि अगर आप एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू 2√ay को पुट करेंगे यहां पे और सॉल्व करेंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा पॉइंट, जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा 4a, 4a, ठीक है। ये अब ये जो इंटरसेक्शन है इसका अगर हमें एरिया निकालना है, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, ये एरिया, तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं लेने वाला हूं स्ट्रिप, सिंपल, ये स्ट्रिप लिया और इस स्ट्रिप को मैं कैसे वैरी करूंगा? देखो इंटीग्रेशन करूंगा अब सिंपल सा, dx dy, करेक्ट, dy dx करता हूं, dy dx करूंगा 1 का, तो मुझे इस रीजन का एरिया मिल जाएगा। y कहां से कहां वेरी कर रहा है? लोअर लिमिट क्या होगा y का लोअर लिमिट है ये, तो ये किस कौन से कर्व है? ये हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y क्या कहां से वेरी कर रहा है? एक्स स्क्वायर बाय 4a से अपर लिमिट क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब कि क्या 2√ax तक वेरी कर रहा है y, करेक्ट। y इज इक्वल टू 2√ax तक वेरी कर रहा है और यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और ये क्या है? अपर लिमिट है √2ay, ठीक है, 2x, ठीक है। अब dx वर्टिकल स्ट्रिप कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से 4a, 0 से 4a, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कहां से कहां वेरी करेगा? ये पॉइंट रहेगा 4a तक और ये ऐसा 4a तक। अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है पता है इसका? 16a स्क्वायर बाय 3, ये। तो उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से हमें मिलेगा 16a स्क्वायर बाय 3। तो उसी फॉर्मूला से, उसी इंटीग्रेशन से मैंने बोला कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय, देखिए गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y is 16a स्क्वायर बाय 3 where a is equal to 1, so we will get 16 by 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब उसी कॉन्सेप्ट पे सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। उसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, द वॉल्यूम बाउंडेड बाय 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड प्लेन्स z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू c। मतलब कि अब मुझे क्या बोल रहा है कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसका, ठीक है, ठीक है, ये हो गया dz dx dy 1, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूं, ट्रिपल इंटीग्रल करता हूं, मतलब कि वॉल्यूम इंटीग्रल करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, एंड सॉलिड इज नथिंग बट द सॉलिड बाउंडेड बाय 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 6। मतलब कि देखो अब अगर समझो कि ये हमारा है 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कौन सा है? हाँ, ये वाला 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये, और ये है हमारा 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दो कर्व्स आ गए, यहां पे एरिया आया। अब इस एरिया को, अगर मैं इस एरिया को z इज इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 6 तक वेरी करता हूं, मतलब देखो y ये है, x ये है, तो z जो होगा वो प्लेन के बाहर आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो ये हो गया, ये ऐसा,
ठीक है, राइट। ये है ऐसा। तो आप देख सकते हो कि अगर y ये है, x ये है, तो z कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। z बाहर आ रहा है तो इस एरिया, अभी क्या निकला था? एरिया निकला था। तो एरिया बिटवीन इंक्लोज बिटवीन का क्या आ रहा था? 16a²/3। मतलब कि क्या, इसका इंटीग्रेशन आता है 16a²/3। अब मुझे क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको z = 0 से 6 तक वेरी कर दूं, मतलब कि 0 से 6 तक वेरी कर दूं, तो ये जो एरिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉल्यूम में। अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है तो मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन लूंगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो dz, z कहां से कहां वेरी कर रहा है? z कर रहा है 0 से 6, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? 6 डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, करेक्ट, ये आएगा। तो dz को किया तो 6 आ गया। अब हमारे पास है डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, जो कि किसकी तरह दिख रहा है मुझे? ये मुझे इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं? तो उसमें भी क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन के, इसका एरिया किसके इक्वल आने वाला है? 16a²/3। और यहां पे a क्या है? a यहां पे x² = 2y, 2y मतलब कि क्या? 4ax से कंपेयर करो तो a क्या होगा? यहां पे a होगा 1/2, राइट। यहां पे क्या है? a 1/2। तभी तो a को अगर मैं 1/2 रखता हूं तो क्या आएगा? y² = 2x, और अगर a को 1/2 रखता हूं तो x² = 2y, राइट। तो a हो गया 1/2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, पूरा अगर सॉल्व करता हूं इसका रिजल्ट को, तो ये क्या आने वाला है? 6 × 16 × 1/4 × 1/3, करेक्ट। 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो आप देख सकते हो यहां पे क्या आने वाला है? 4 कैंसल आउट, 3 2, तो इसका रिजल्ट है कितना आया? 8, राइट। और अब ये दो क्वेश्चन सॉल्व हुए जो दोनों सेम कॉन्सेप्ट के थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये है 4th क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन रीजन यहाँ पे r होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं r लिख देता हूं, xy dx dy, वेयर r इज रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड x + y इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट। तो ये जो चीज दिख रहा है मुझे, आप पेज पर उठा के देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली यही था, xy dx dy इंटीग्रेशन ओवर रीजन r, ठीक है। और उसमें भी क्या दिया था? हमारा सेम फिगर बन रहा था। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं ये, तो यहां पे बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन होना चाहिए, मतलब कि ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x + y शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, मतलब कि ये तभी केस पॉसिबल है जब अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। y शुड बी इक्वल टू 1, एंड अगर y को 0 पुट करता हूं तो x मस्ट बी इक्वल टू 1, राइट। मतलब कि ये, राइट, ये रीजन, ठीक है। इतना रीजन है ये, ठीक है। ये लाइन जो होगा ऐसा ऐसा, और इसका मैं लाइन का नाम देता हूं y = 1 - x। तो यही है हमारा रीजन R, ठीक है। यही है रीजन R। आप देख रहे होंगे अपनी कॉपी में फर्स्ट क्वेश्चन अपनी कॉपी में देख रहे होंगे, तो एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा वैल्यू यहां पे चेंज था और बोलने का तरीका यहां पे अलग था। दोनों ही क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं, सोचिए। पर थोड़ा सा तरीका बस सेम, थोड़ा सा तरीका सेम था, बस बोलने का तरीका। यहाँ पे x + y इज लेस देन इक्वल टू 1 बोल दिया। यहाँ का इक्वेशन 1 - x/2 हो गया था, राइट। और इंटीग्रेशन जो था xy dx dy ही था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि अब आगे क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, देखकर पूरा एज इट इज सॉल्व करेंगे और आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है होमवर्क, राइट। ये होने वाला है होमवर्क, राइट। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखकर आप करेंगे। 5th क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, दो कर्व्स, ठीक है। कर्व्स बोला है मतलब कि पहले हमें कर्व्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा। मतलब कि इंटीग्रल कैलकुलस में पूरा खेल किसका है? रीजन बनाने का, ठीक है। जो अगर रीजन बनाना सीख गया, राइट,
कैसे कर्व्स हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। तो पहले मैं वाई इज इक्वल टू एक्स बनाता हूं। वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ये होगा, ये देखो राइट, तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्ट्रेट लाइन होगा जिसका एंगल क्या होगा 45 डिग्रीज, क्यों, क्योंकि स्लोप है 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। खैर वो सब अलग बात है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। देखो कभी भी आपको ना कर्व्स पहचानने में कि कर्व कैसा बनेगा उसमें अगर दिक्कत आता है कि देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो सर ये ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। अगर कभी भी डिफरेंस ये दिक्कत आती है आपको, तो आप क्या करने वाले हो, वेरी बेसिक मेथड में जाओगे। वेरी बेसिक मेथड में क्या कि पॉइंट्स कंसीडर करोगे। सपोज मैं आपके लिए पॉइंट्स कंसीडर करता हूं। अगर मैं y को 1 लूं, y को 1 लूं तो 1 का स्क्वायर मतलब ये कितना 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, तो y के 1 होने पे x की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 1 है। अगर y माइनस 1 है तो भी x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तब भी 1 होगी, राइट, तो x की वैल्यू फिर से 1 होगी। अब अगर y हमारा 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, और अगर आपका यहां पे 1 और ये 2, राइट, अगर आपकी y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, अगेन 4 ही होगी, राइट, अगेन 4 ही होगी। अगर y की वैल्यू सॉरी यहां पे मैं उल्टा लिखा कि अगर y की वैल्यू आपकी 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है, x की वैल्यू होगी 4। अगर y की वैल्यू -2 है तो भी x की वैल्यू क्या होने वाली है, x की वैल्यू होने वाली है अगेन 4। इसका मतलब ये क्या कि ये जो होगा सिमेट्रिक अबाउट y x एक्सिस हो रहा है कि नहीं, ये देखो ये ऐसा, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो मतलब कि क्या किया मैंने, प्लॉट किया, एक एक पॉइंट लेंगे, 2-3 पॉइंट लोगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसा होने वाला है कर्व। तो मैंने पॉइंट लिया और प्लॉट किया किसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को। तो हमारा जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का कर्व है वो आ गया ऐसा, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का कर्व आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे रीजन कौन सा बाउंड हो रहा है हमारा, ये रीजन, राइट, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पूरे लाइन को, ठीक है। तो यहां पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस रीजन में अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एरिया। एरिया आपको पता है कि एरिया मतलब सिंपल, रीजन का एरिया मतलब कि क्या, अगर 1 का इंटीग्रेशन करता हूं मैं, कितना, डबल इंटीग्रेशन, तो 1 का अगर मैं डबल इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे एरिया, राइट, ये वाला बात मैंने लिखवा था कि 1 का इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास एरिया ऑफ द रीजन आ जाएगा। अगर 1 का मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास एरिया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। तो उस रीजन का एरिया मेरे को इससे मिल जाएगा। ये तो समझ में आ गया किसका इंटीग्रेशन करना है। अब खेल किसका होगा, डेफिनेटली लिमिट्स का। लिमिट्स कैसे पहचानते हैं हमको बहुत अच्छे से पता है। हम क्या करते हैं, स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। तो यहां पे अगर मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करता हूं, ये ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर किया। अब देखो y का वर्टिकल स्ट्रिप है तो पहले किससे इंटीग्रेशन होगा, पहले इंटीग्रेशन होगा y से। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होता तो किससे पहले इंटीग्रेशन होता, dx से। वर्टिकल स्ट्रिप कहां से कहां वेरी कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, लोअर लिमिट क्या है उसकी, x है, ठीक है, लोअर लिमिट x है, अपर लिमिट क्या है, रूट x, करेक्ट। और कहां से कहां तक वेरी करेगा वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टली कहां से कहां वेरी करेगा, वो वेरी करेगा यहां से, ठीक है, ये यहां से यहां तक। तो अगर मैं देखूं कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दोनों, राइट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं सॉल्व करता हूं इस इक्वेशन को, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और एक्स की वैल्यू कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स है,
अब इसको सॉल्व करना है तभी मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो वो कैसे होगा, वाई स्क्वायर एक्स की जगह वाई रख देता हूं इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब क्या, y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दो पॉइंट मिल गया जहां पे इंटरसेक्ट करा होगा, एक y इज इक्वल टू 0 पे, और ये पॉइंट आपकी क्या आने वाली है, ये आने वाली है इसकी 0.1, ठीक है। ये पॉइंट आने वाला है 1, ठीक है। देखो उस टाइम जब मैंने वेरी बेसिक मेथड से जब प्लॉट कर रहा था मैं, तो उस टाइम में ऐसे ओरली ले रहा था कि वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ठीक है। मैं एकदम ही लीनियरली स्केल वाइज नहीं ले रहा था, इसलिए वो वहां पे 4 तक पहुंच गया था। पर एक्चुअली में देखा जाए तो वहां पे वैल्यू उसकी होगी, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पे उसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया, अगर यहाँ पे 1 है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। तो ये तो वैसे दिक्कत की बात नहीं थी, ये आ गया 1 अपना यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि वर्टिकल स्ट्रिप आपका यहाँ 0 से लेके 1 तक मूव करेगा, वर्टिकल स्ट्रिप आपका 0 से लेके 1 तक मूव करेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा इजी हो चुका है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एरिया को सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास क्या आने वाला है, dy के टर्म्स पे करूंगा तो कितना आएगा, y आएगा। y को अगर मैं लिमिट्स पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, रूट एक्स माइनस एक्स, ठीक है, dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा, x 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स कहां से कहां पुट करने वाला हूं मैं दोनों का, 0 से 1, ठीक है, करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2/3, राइट, 2/3 माइनस 1/2। सॉल्व करें इसको तो कितना आने वाला है हमारा, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, 2/3 माइनस दैट इज 4 माइनस 3/6 गिव्स अस 1/6, ठीक है, 1/6। तो ये आ गया। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये दोनों कर्व्स के बाउंडेड बाय द एरिया, जो एरिया बाउंड होगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। तो यहां पे निकल गया 5th क्वेश्चन का आंसर। जो एरिया आपको समझ में आएगा कि आपको कर्व्स को कैसे प्लॉट करना है, एरिया कैसे निकालना है, तो ये भी चीज हमारा क्लियर होता है। अब चलते हैं हम 6th क्वेश्चन की ओर। तो ये अब हमारे सामने 5th और 6th क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अभी जो कॉन्सेप्ट हम सीखे उसके ऊपर बेस्ड है। द लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2/3x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 is, ठीक है। लेंथ पूछ रहा है हमारा, लेंथ का मतलब कि क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। 5th क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। लेंथ मतलब कि क्या, फॉर्मूला देखिए आप पेज पर आके अपने कॉपी में, लेंथ इज इक्वल टू नथिंग बट कहां से कहां इंटीग्रेशन हो रहा है, 0 से 1 √1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, और ये ओवरऑल कम्स एज dx, राइट। यही फॉर्मूला था कि नहीं, राइट, ठीक है, करेक्ट। मतलब कि क्या, मेरे पास y दिया है 2/3x, y इज गिवन एज 2/3x। पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे dy/dx निकालना होगा। dy/dx कितना आने वाला है, पर एक मिनट, यहाँ पे ये होगा 3/2 और यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो y हमारा गिवन है 2/3 x 3/2, राइट। तो ये क्या अच्छा होने वाला है, इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करूंगा अगर मैं तो 2/3 एज इट इज कॉमन और पावर आ जाएगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा x 3/2 माइनस 1, तो विच विल गिव मी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया x 1/2, ठीक है। √x आ गया, अगर √x आया, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √x, राइट। अब लेंथ क्या हुआ, फॉर्मूला में पुट करता हूं अगर मैं वैल्यू को, तो ये कहां से कहां हो रहा है, 0 से 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस √x का स्क्वायर dx, ठीक है। √x का स्क्वायर dx मतलब कि क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1
1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। अब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ओवरऑल को मैं लिख सकता हूं 1/2, ठीक है 1/2। अब देखो करने की वैसे जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर मैं 1 प्लस एक्स 1/2 को इतने को, ठीक है इतने को मैं पुट कर दूं किसमें, 1 प्लस एक्स को टी पुट कर देता हूं, 1 प्लस एक्स को टी पुट किया तो dx इज इक्वल टू डी टी आ गया, dx इज इक्वल टू डी टी आ गया। और एक और चीज क्या, लिमिट्स कहां से कहां वेरी करेगा, अगर x वेरी कर रहा है 0 से 1 तक तो t कहां से कहां वेरी करेगा, t वेरी करेगा, मेरा t कहां से कहां वेरी कर रहा है 1 से 2 तक, करेक्ट है, t वेरी करेगा 1 से 2 तक, राइट। तो अब क्या हो गया 1 से 2 और ये क्या हो गया t dt, करेक्ट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है t²/2, मतलब कि क्या वेरी कहां से कहां करवा रहा हूं मैं 1 से 2, ठीक है। तो ये आने वाला है 4, दैट इज 1 से 2, दैट इज 2² माइनस 1/2, करेक्ट है, करेक्ट, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 2 माइनस 1/2, सॉरी ये चीज को मैं यहां पे भूल गया था कि t इज इक्वल टू ये 1/2 यहां पे बचा ही हुआ है, राइट। तो ये 1/2 यहां पे है, 1/2 है, तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या होने वाला है आपका 1/2, तो ये होने वाला है 3/2 और ये होने वाला है 2/3, ठीक है। अब पुट करो 2 की वैल्यू, तो ये कितनी आ रही है 2 टू द पावर 3/2, ठीक है। 2/3 को मैं बाहर निकालता हूं, 2/3 को बाहर निकाल दिया। अब 2 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया सॉल्यूशन के पास ये। तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो आराम से कैलकुलेटर का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है। तो देखो ये कैसे था, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लेंथ, देखो x वैरी कर रहा था यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 का वैरी कर रहा था, इसलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे dx लिया और इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। एक बार 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी आराम से इजीली फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है, इसको भी आप एक बार खुद से देखो, मैं पहले ही बोल दिया हूं कि वो फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है, एक बार आप जल्दी से ना पेज पलटाओ, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और उसको ना मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप सॉल्व कर दो, फॉर्मूला बस यूज करके सॉल्व कर दो, एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है। 6 क्वेश्चन लिखता हूं मैं, राइट। द पैराबोलिक आर्क, आर्क कैसे गिवन है, y इज इक्वल टू √x। देखो ये फंक्शन को अभी हम बनाए थे, ड्रॉ किए थे, अभी मैं इससे पहले जो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था, उसमें मैंने ड्रॉ किया था, ये एक्चुअल में है क्या, वही y² इज इक्वल टू x वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम आर्क बनने वाला है अभी भी, बिटवीन x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1 से 2 तक वेरी कर रहा है, x कहां से कहां वेरी कर रहा है 1 से 2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। रिवॉल्व अराउंड द x एक्सिस, x एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, आपको पता है कि जिसके अराउंड रिवॉल्व होता है उसी को लेते हैं हम, मतलब कि यहां पे वॉल्यूम पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में, ये वॉल्यूम अगर पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन इज, मतलब कि वॉल्यूम क्या आने वाला है यहाँ पे πy² dx। ऐसा क्यों बोला मैं कि dx πy² dx आने वाला है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको लिखवाया था, कॉपी में देखिएगा, अगर रिवॉल्यूशन x एक्सिस के अराउंड हो रहा है तो हम क्या लेते थे dx लेते थे। सिमिलरली अगर आपको मैं यहां पे होमवर्क दूं कि रिवॉल्यूशन अराउंड अगर y एक्सिस कर दूं, अराउंड y एक्सिस कर दूं, तो यहां पे क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, यहां पे फॉर्मूला यूज होने वाला है वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम πx² dx, सॉरी dy, ठीक है। तो ये होने वाला फॉर्मूला यूज। अब इसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि क्या, कि y कहां से कहां वेरी कर रहा है, y कहां से कहां वेरी कर रहा है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा, राइट, ठीक है।
ये आप पता लगाएंगे और आंसर को सॉल्यूशन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या आंसर होने वाला है इसका, ठीक है। कि अगर मैं जो ये आर्क था, पैराबोलिक आर्क था, इसको अगर मैं अराउंड वाई एक्सिस रिवॉल्व कर दूं तो क्या वॉल्यूम जनरेट होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो हमारा ये था, जहां पे एक्स कहां से कहां लिखा था, 1 से 2, ठीक है, ये 1 से 2। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है पाई एक्स dx, करेक्ट। सो सॉल्व कर रहा हूं मैं अगर, तो कितना आ रहा है, पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन 1 से 2, तो ये कितना हो गया, पाई 4 बाय 2 माइनस दैट इज इक्वल टू 3, करेक्ट। बस सिंपल। तो आपका ये होमवर्क होने वाला है। यहाँ पे आपका 6th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया रिवॉल्यूशन का। देखो इसमें ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने फॉर्मुला यूज किया किसका, पाई वाई स्क्वायर dx वाला। तो ये था फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, दोनों आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। पर एक जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसको अब हम करने वाले हैं सॉल्व। तो चलिए 7th क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा 7th क्वेश्चन, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपका क्रिएटिविटी, आपका कैलकुलेशन सब चेक होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे आपका क्रिएटिविटी चेक होने वाला है, कितना कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करके रखे हो वो पता होने वाला है इससे। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो जो वॉल्यूम जनरेटर वाला क्वेश्चन से कितने बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं गेट में आए हुए, ठीक है। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं आराम से। द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। मतलब कि अगर मैं एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को रिवॉल्व करता हूं, रिवॉल्व किसके अराउंड करना है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2 अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एरिया किसके बीच में है, पैराबोला ये और एक लाइन x इज इक्वल टू 2 के बीच, ठीक है। तो ये हमारे की पॉइंट्स थे। इसके बीच का एरिया को अगर मैं रिवॉल्व करता हूं अबाउट y एक्सिस, तो पहले प्लॉट करते हैं। चलो पहले आराम से प्लॉट करते हैं। राइट, यस है, करेक्ट। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, आपको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x कैसे बनने वाला है, तो मैं रफली बना रहा हूं कि ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अभी हमने बनाया था, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x बनाया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x भी सिमिलरली कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट। तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। आराम से करते हैं इसको, ठीक है। तो ये कर्व है, पैराबोला बन गया हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये देखो पैराबोला बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये पैराबोला बन गया। एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2, लाइन कहां पे, x इज इक्वल टू 2 पे। तो लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, ये देखो लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, ये ठीक है, ये है x इज इक्वल टू 2 लाइन, x इज इक्वल टू 2 लाइन, ये यहां पे 2 है x की वैल्यू, राइट। तो यहां का बीच का एरिया है, इसके बीच में कुछ एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, हमें आराम से बनाएंगे, पहले समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका क्रिएटिविटी लेवल एकदम पीक में जाने वाला है। तो मैंने क्या किया, पैराबोला बना दिया, x इज इक्वल टू 2 लाइन बना दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता लगाना है कि वो कहां पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट क्या होने वाली है और ये पॉइंट क्या होने वाला है। x इज इक्वल टू 2, मतलब कि x की वैल्यू को अगर मैं 2 पुट करता हूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मतलब कि क्या, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, मतलब कि ये हो गया y इज इक्वल टू प्लस 4, यहां हो गया y इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये पॉइंट क्या होने वाली है, 2, 4, और ये पॉइंट क्या होने वाली है
2, -4, राइट। तो अब हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो जो पैराबोला और एक्स एक्सिस x = 2 लाइन जो था उसका एरिया बाउंडेड हमको दिख गया कि ये एरिया बाउंड हो रहा है उन दोनों कर्व से, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि उसको अगर जो एरिया बाउंड हुआ है उसको मैं अबाउट y एक्सिस घुमा दूं। अगर मैं y एक्सिस घुमा दूं तो कैसा होगा? देखो, आपको याद होगा कि हम पहले पुराने जमाने में गर्मी के टाइम में पंखा यूज करते थे, ठीक है, पंखा यूज करते थे। तो वो कैसे शेप का होता था? कुछ इसी शेप का होता था, राइट। अब इसको अगर मैं घुमाता हूं तो मेरा जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? ठीक है, राइट। ऐसा इसको घुमाया मैं और ये बना हमारा आफ्टर रिवॉल्विंग कुछ ऐसा कर्व बनेगा। अब इसका एरिया होगा कुछ, ठीक है, इसका कुछ एरिया होने वाला है। मतलब कि अगर रिवॉल्यूशन कर रहा हूं तो मेरा कर्व एक्चुअल में कैसे बनने वाला है? राइट, ऐसा। मतलब कि अगर मैं y² = 8x और x = 2 वाले लाइन के बीच का जो एरिया है उसको रिवॉल्व कर रहा हूं, रिवॉल्व कर रहा हूं अबाउट y एक्सिस, तो इतना वॉल्यूम मेरा जनरेट हो रहा है, उसका वॉल्यूम मुझे अब निकालना है। तो अब पूरा कैलकुलेशन किसमें आ गया कि इस वॉल्यूम को मैं कैसे कैलकुलेट करने वाला हूं, वो बात हो गया। तो अब सोचो कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर मैं क्वेश्चन का तो काम हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, यहां तो ठीक है, पूरा एरिया आ चुका है हमारे पास, क्वेश्चन का काम हो चुका है। अगर मैं सपोज करो कि वो उसको हमको जनरेट करना, उसका वॉल्यूम निकालना है, उसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं एक ले लूं, क्या सिलेंड्रिकल ले लो, ठीक है, सिलेंडर ले लो। देखो सिलेंडर ये कैसे दिख रहा है? मुझे सिलेंडर की तरह ही दिख रहा है, बस ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इस सिलेंडर का पार्ट नहीं है। मतलब कि क्या, अगर मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं, कैसा, यहां पे क्या वैल्यू होगी? -2, ठीक है, -2। अब ये कैसा बन गया? सिलेंड्रिकल सिलेंडर जो -2 से 2 तक वैरी कर रहा है x, और यहाँ पे वैल्यूज क्या है उसकी? ये है -4 और ये 4, राइट। अब कैसा है कि अब ये कुछ एरिया से बना हुआ है। कैसा एरिया? एक ये हमारा जो क्वेश्चन में है, ठीक है, यही है, वो उसी चीज को निकालना है, इस चीज को निकालना है, पर ये पूरा का पूरा हमारा इससे पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है, ये ऐसे, ठीक है। ये सिलेंडर पूरा है, सॉलिड सिलेंडर। मैं सॉलिड सिलेंडर कंसीडर किया हूं जो 2 से -2 तक है, और जिसका पूरा का, अब मेरे को अगर बताओ ये सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होने वाला है? π² RH, ठीक है। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होने वाला है? यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मैं ले रहा हूं तो ये होने वाला है πr²h, करेक्ट। r क्या है यहां पे? r है मेरा 2 का स्क्वायर, हाइट कितना है यहां पे? -4 से 4, दैट इज 8, दैट दिस इंप्लाइज 32 पाई, ठीक है, 8 4 32, राइट। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों कंसीडर किया? क्योंकि अगर मैं इस
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से माइनस करूं क्या, इस एरिया को माइनस कर दूं। किस एरिया को? इस एरिया को। ये देखो, इस एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या वो एरिया नहीं आ जाएगा? मेरे पास क्या वो एरिया नहीं आ जाएगा? मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से अगर मैं ये वाला एरियाज माइनस कर दूं, ये वाला एरियाज माइनस कर दूं, तो मेरे पास वो क्वेश्चन, मेरा जो सॉल्यूशन मैं चाह रहा हूं, क्या वो नहीं आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा, राइट। तो अब मुझे आप बताओ कि ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया बीच का एरिया है, वो एक्चुअल में है क्या? वो एक्चुअल में ये है कि ये जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, वही कर्व है, बस इसमें क्या किया गया है? रिवॉल्यूशन अबाउट y एक्सिस कर दिया गया। रिवॉल्यूशन अबाउट y एक्सिस कर दिया गया। मतलब कि अगर मैं सेम ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये सेम ग्राफ बनाऊं, ठीक है, और इस एरिया को बस कंसीडर करूं, इस एरिया को बस कंसीडर करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा ये, है कि नहीं? मतलब कि वॉल्यूम ऑफ टोटल सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 32 पाई, इसका वॉल्यूम से मैं इस एरिया को, इस वॉल्यूम को माइनस करता हूं, तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा डेफिनेटली, राइट। अब ये क्या है? ये चीज क्या है? ये हमारा है ये कर्व, और एरिया क्या बाउंडेड हुआ है? ये एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है। इस एरिया का रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस से ये चीज मिल रहा है, इस एरिया का रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस से ये चीज मिल रहा है, और ये जो कर्व है ये क्या है एक्चुअल में? ये है मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब अगर मुझसे पूछा है कि इस एरिया को रिवॉल्व करके जो वॉल्यूम मिलेगा अबाउट वाई एक्सिस वो कितना होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिखता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो वॉल्यूम कितना आने वाला है? इसका वॉल्यूम कितना आने वाला है? पाई एक्स स्क्वायर डी वाई वाई, बिकॉज रिवॉल्यूशन इज अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू होने वाली है अपनी पाई वाई स्क्वायर बाय 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये करेक्ट। और रिवॉल्यूशन कहां से कहां होने वाला है अपना? रिवॉल्यूशन ये हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां हुआ? डी वाई कहां से कहां वेरी कर रहा है? तो ये हो गया -4, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये यहां से, ठीक है। तो y हमारा वेरी कर रहा था -4 से 4 तक, -4 से 4 तक। अब देखो ये कैसा फंक्शन है? ये हमारा इवन फंक्शन है, मतलब कि क्या, इसको मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं कहां से कहां? 0 से 4, पाई को ले आया बाहर, और ये हो गया y4 अपॉन ये 8 का 64, करेक्ट है। y4 पाई बाय 64 dy, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होने वाला है? इसका इंटीग्रेशन होने वाला है पाई बाय 64 y5 बाय 5 0 से 4, ठीक है। तो पाई बाय 64 इंटू 5, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 4 1 सा, एंड दिस 24, दिस को 16, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 16 64, राइट, ठीक है। तो ये हो गया 4/5 पाई, 4/5 पाई। अब 32 पाई माइनस 4/5 पाई विल गिव मी दिस, मतलब कि क्या? 32 पाई माइनस 4/5 पाई विल गिव मी दिस। तो ये कितना होने वाला है?
5 2 10, 1 5 3 15 16, 160 माइनस 4 बाय पाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूट रहेगा, 5 छूट रहा है, यहाँ पे पाई 4/5, एक और 4, यहाँ पे एक और 4 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16 राइट। 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, सही तो लग रहा है मुझे कैलकुलेशन वाइज। और यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। 2 कैसे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया था, ये 2 ये 2, तो कितना हो गया 32। अब इसको सॉल्व करूं तो कितना होने वाला है, ये will give me 32 that is 8 and बचा कितना 5 that is 128/5 पाई। करेक्ट, मतलब कि इस पूरे वॉल्यूम का कितना जनरेट हो रहा है, ये टोटल वॉल्यूम जो आ रहा है, ये टोटल वॉल्यूम जो आ रहा है वो एक्चुअल में है 128/5 पाई आंसर। ये वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, मतलब कि हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि ये निकालना है, इस वॉल्यूम को निकालना है, पर उसके लिए हमें क्या जरूरी था कि देखो इसका मैं डायरेक्टली वॉल्यूम निकालता तो कैसे करता, y² = 8x है, y² = 8x है। अब अगर आप उसका इंटीग्रेशन करो, क्या बोलते हैं, πy² dx से, πy² dx से करो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, πy² dx से करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसका अगर इंटीग्रेशन करोगे आप तो देखो, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते कैसे, πx² dy, क्योंकि यहाँ पर रिवॉल्यूशन किसके अबाउट हो रहा है, y एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो πx² dy करते तो आपके पास जो वॉल्यूम आता ना, वो कौन सा वॉल्यूम होता पता है, इसका वॉल्यूम होता। क्योंकि इस फॉर्मूला से आप क्या इसको कैलकुलेट कर देते, यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है ना इसको कैलकुलेट कर देते। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, x = 2 लाइन, ये दो x = 2 लाइन का रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके लिए एक्चुअल में क्या था कि हमको ये पता है, ये चीज पता है और हमको निकालना है ये। अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाता तो नहीं लगता, और फॉर्मूला लगाने से मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन आता पता है, ये वाला वॉल्यूम आ जाता, मतलब कि ये आ जाता राइट। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका क्रिएटिविटी को एकदम ही अच्छे लेवल में चेक करता है। ये था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन राइट। तो ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि देखो ये हो रहा है। देखो ये सब चीज तो मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूं, पर एग्जाम में आपको ये सब चीज ओरली करना है। आपको सिर्फ क्या करना है पता है, सिर्फ कैलकुलेशन, मतलब कि आप ये कैलकुलेशन करोगे, ये सब मन में होगा, ये कैलकुलेशन करोगे और डायरेक्टली आंसर लाओगे, क्या ये आंसर लाओगे। ठीक है, बस कैलकुलेशन करना है आपको और डायग्राम थोड़ा सा इमेजिन करना है बस, और डायरेक्टली सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, तो ये था 7 क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे 8th और 9th क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारे सामने है 8th और 9th क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तक आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे अपने कैलकुलेशंस और क्रिएटिविटी में कि कैसे क्वेश्चंस को अटैक करना है। ठीक है, तो पूरा खेल समझ चुके हो। लास्ट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अ ट्रायंगल इन XY प्लेन, XY प्लेन में एक ट्रायंगल है, ठीक है, इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस 2x = 3y, y = 0, x = 3। द वॉल्यूम, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम above the triangle, volume above the triangle and under plane x plus y plus z is equal to 6 is, मतलब कि देखो वॉल्यूम की जैसे ही बात हुई तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ रीजन इज नथिंग बट ट्रिपल इंटीग्रेशन, मतलब कि क्या, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz dz dy dx राइट। ये अब ट्रिपल इंटीग्रल हो गया है। अभी तक हम किससे डील करते आ रहे थे, डबल इंटीग्रल से। तो अगर मुझे उसको ट्रिपल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या यूज करने वाला हूं, इसका यूज करने वाला हूं। कैसे, देखो x plus y plus z is equal to 6 है। दिस इंप्लाइज z is equal to 6 minus x minus y।
करेक्ट है, 6 माइनस एक्स माइनस वाई। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, z dx dy। ठीक है, तो अगर z की वैल्यू को मैं यहां से पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, ओवरऑल वॉल्यूम जो आने वाला है वो किसका होने वाला है, z इज नथिंग बट 6 माइनस एक्स माइनस वाई dy dx। ठीक है, ये भी क्या है, dy dx। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का हमको चिंता नहीं करना है, वो तो हम कैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कोई भी ऑर्डर में, ठीक है, तो उसका दिक्कत नहीं। तो मतलब कि मुझे इसका पूरा इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन का। ठीक है, अब क्या करना होगा, लिमिट्स डिसाइड करना होगा हमेशा की तरह। तो लिमिट्स अगर मैं डिसाइड करूंगा कैसे, प्लॉट करना पड़ेगा ये। ठीक है, कौन कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू जीरो लाइन, y इज इक्वल टू जीरो लाइन इज नथिंग बट दिस लाइन, दैट इज x एक्सिस, ये है लाइन। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, y इज इक्वल टू जीरो लाइन, x एक्सिस। उस x एक्सिस में y की वैल्यू हमेशा जीरो है। x इज इक्वल टू 3 लाइन, x इज इक्वल टू 3 लाइन कौन सी है, ये x इज इक्वल टू 3 लाइन। ठीक है, अब कौन सा बचा, 2x इज इक्वल टू 3y लाइन, मतलब कि y इज इक्वल टू 3/2x की लाइन कौन सी होगी, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3/2x, ये। तो मतलब कि अभी कौन सा रीजन आया, हमारा रीजन आ गया ये, राइट, ये रीजन आ गया। अब इस रीजन का मुझे क्या निकालना है, एरिया, नहीं, इस रीजन का एरिया नहीं निकालना है। इस रीजन क्या है, ये रीजन है, इस रीजन के अबाउट इंटीग्रेशन करना है, किसका, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है इस रीजन के अबाउट। ठीक है, अगर सिर्फ उस रीजन का इंटीग्रेशन करना होता तो क्या होता, इस पॉइंट को निकालता मैं, एरिया निकालता था, डायरेक्टली मिल जाता। पर मुझे क्या करना है, फंक्शन, मतलब कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है इस रीजन के अबाउट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप कंसिडर करना पड़ेगा। स्ट्रिप कंसिडर किया, वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर किया, dy मतलब कि कहां से कहां है, 0 से लेके 3/2x वेरी कर रहा है, और कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 3। वर्टिकल स्ट्रिप इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, तो x वेरी कर रहा है 0 से 3, वर्टिकल स्ट्रिप वेरी कर रहा है, लोअर लिमिट है 0 और 3/2x। तो अब क्या करना है, सिर्फ इस फंक्शन को सॉल्व करना है। तो ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका होने वाला है। इस कैलकुलेशन वाला पार्ट को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको तो आप आराम सॉल्व कर लोगे। इसका आंसर वैसे 10 आने वाला है, पर फिर भी आप क्रॉस चेक करने के लिए आप इसका आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि उस इंटीग्रेशन का क्या वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लेट i इज इक्वल टू c डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। देखो यहां पे कौन वेरिएबल दिया है, c की वैल्यू क्या है, यहां पे 6 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, एक c दे दिया है, और डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। रीजन कैसा है, रीजन शोन इन द फिगर। फिगर मतलब कि क्या, फिगर मैं नहीं बनाया हूं, इसको मैं बना देता हूं अभी। ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ठीक है, और ये वेरी कर रहा है 1 से 5, और ये हो गया 2 से 10। ठीक है, वो रीजन है, ये पूरा रीजन आ गया मेरे पास। इस रीजन में उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है मुझे, जिसमें ऑलरेडी जो आंसर आना चाहिए मेरा c के टर्म्स में आना चाहिए, मतलब कि c पहले से b1 है। ठीक है, तो मेरे से पूछा जा रहा है कि i की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू डैश c। ठीक है, तो मैं c कर देता हूं यहाँ पे, मतलब कि c के टर्म्स में आपको आंसर लिखना है, c के टर्म्स में। ठीक है, देखो रीजन पता चल गया मुझे। जैसे ही रीजन पता चला तो मुझे क्या करना है, i इज इक्वल टू c डबल इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। स्ट्रिप कंसिडर करने वाला हूं मैं, ये देखो यहां से यहां कंसिडर किया, स्ट्रिप कंसिडर हो गया। अब ये स्ट्रिप कहां से कहां वेरी कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 से, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x। कैसे बोला y इज इक्वल टू 2x, देखो ये पॉइंट, देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे 1,2, ये पॉइंट क्या है 2,10, सॉरी 5,10। x into 2 is y, x into 2 is y, that is why I kept y is equal to 2x, ठीक है। y को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास y आ जा रहा है। y को यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 2 है, 5 है अगर x की वैल्यू तो 10 हो जा रहा है। तो इसलिए ये लाइन जो है y इज इक्वल टू 2x है। अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करने वाले हो, दो पॉइंट्स को यूज करने वाले हो, m और c की वैल्यू निकालने वाले हो और वो इक्वेशन सिम फिर से यही आएगा y इज इक्वल टू 2x। तो मेरे पास ये कहां से कहां वैरी कर गया, y इज इक्वल टू 2x तक, ये 2x हो गया। x कहां से कहां वैरी कर रहा है 1 से लेके 5 तक। अगेन फिर से पूरा इंटीग्रेशन फॉर्म आ गया मेरे पास, तो ये भी क्या होने वाला है, सिंपल सा कैलकुलेशन होने वाला है। अब इसमें सोचने का कुछ बचा नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर लाना है मुझे किसमें, इन टर्म्स ऑफ c लाना है। और इसको आपको क्या करना है, होमवर्क, ये होने वाला है होमवर्क। तो दो क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं होमवर्क, इस दोनों को आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रल कैलकुलस का पूरा टॉपिक कवर होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस किए, सारा चीज डिस्कस किया। डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बात किया कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या होता है, राइट, स्पेशल फंक्शंस के बारे में बात किया गया। और यहाँ पे एरिया, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया गया कि एरिया, वॉल्यूम और लेंथ और वॉल्यूम और सॉलिड रिवॉल्यूशन, इतना सब कुछ बात करने के बाद, इतने न्यूमेरिकल करने के बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। ये पूरा मेरा टास्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है पता है, इनकी पूरी प्रॉपर नोट्स मेंटेन करनी है। पूरा जो मैंने आपको बीच बीच में बोला था कि आपको कर्व्स का कैसे पता लगाना है, प्लॉट करना है, वेरी बेसिक मेथड लिया था, 2 पॉइंट लेके सॉल्व किया था। कुछ कर्व्स या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के वैल्यूज मैंने बोले थे कि आपको कॉपी में लिखना है पेजेस में, तो वो आपको साइड बाय साइड करते चलना है। जहां जहां भी आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भूल रहे हो, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो आपको यूज करना है। कॉस और कॉस 90 मतलब एंगल चेंज करने से ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या डिफरेंस आता है वो आपको पता होना चाहिए। कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस 270 प्लस थीटा इज व्हाट, कॉस 360 माइनस, मतलब जितने भी रिलेशन है वो आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस अच्छे से कॉपी में नोट होते आने चाहिए। और जब इतना कुछ हो जाए तो डेफिनेटली आपके पास जो कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और टेस्ट सीरीज होगे तो आपके इंटीग्रल कैलकुलस और इंटीग्रल से पूरा फियर हट जाएगा। और ऐसे ही करते करते हम पूरा मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, राइट। तो ये टॉपिक भी पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो क्या है, वेक्टर कैलकुलस। तो चलते हैं वेक्टर कैलकुलस की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.